जब मैंने देखा बच्चे सड़क पे सो रहे हैं बच्चे सारे। ये बच्चे अभी भी सड़क पे सो रहे हैं। बहुत ही हृदय विदारक जो चल रहा है। मतलब मैंने आपको बताया कि मेरे भी आंसू निकले थे। मुझे लगता है व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। हम बच्चे को ये क्यों नहीं सिखाते कि बेटा शाम को जाओ खेल के आओ, हॉबीज, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। मेरा यही मुद्दा है, क्या स्टेबल प्लान है हमारा। मैं स्टेबल प्लान भी आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप समझिए आज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनकी एज कितनी है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, मैं आपको बाई नेम बता दूंगा। इनके कंधे पे रख के कोई बंदूक ना चलाए। वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए काम करें। अकेले एक जगह दीजिए और सिर्फ इसमें नीट के बच्चे हों और कोई नहीं आएगा, एंट्री बैन होगी, कोई भी पॉलिटिकल अंदर एंटर नहीं करेगा, ये सक्सेस हो जाएगा। नीट एग्जाम में सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? आपने कभी नहीं सुना होगा कि आर्म फोर्सेस के एग्जाम में कोई पेपर लीक है, कभी आपने सुना नहीं होगा। हाँ, ये क्यों होता है बताओ जरा। उधर नहीं होता, इधर हो जाता है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच पे जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के पूरी कवरेज देख रहे हैं। मैं यहाँ सीपी के पास खड़ा था, प्रोटेस्ट से थोड़ा सा ये आगे पड़ते ही जगह। यहाँ पे मुझे शिशिर जी मिले। ये सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है, एक पॉपुलर टीचर हैं ये, और इनकी डिफेंस एकेडमी है। बहुत सारे बच्चे इनके यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, एनडीए, सीडीएस, एसएसबी, इन तमाम जगहों पे। तो ये टीचर हैं और बच्चों की बात करते हैं। तो आप जब इधर से आए, यहाँ पे देखा, तो क्या समझ में आई, बच्चों की क्या पीड़ा है? पहले तो मैं किसी मीडिया एजेंसी के एक प्रोग्राम था जिसके लिए मुझे इनवाइट किया गया था, आइडियाज़ ऑन एजुकेशन, उसमें मैं आया था अपनी बात को रखने के लिए। और आप बच्चों के लिए खड़े हैं, इस बात के लिए मैं एक्नॉलेज करता हूं आपको। और बहुत ही जेन्युइन तरीके से आप अपनी बात को प्लेटफॉर्म के फोरम से रख रहे हैं। जब मैं यहाँ आया तो क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया पे सब मेरे भी आंसू गैस के जो गोले दग रहे थे, जब आप लोग रील डाल रहे थे तो उसको देख के मेरे भी आंसू निकले थे। और उन आंसुओं को देख के चुपचाप, क्योंकि मैं घर में था, मेरी फैमिली सामने थी, तो मैंने आंसू अपने पोंछ के और चुपचाप फ़ोन रख दिया था। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले लगभग 12 सालों से, जितनी लगभग जनजीज़ की एज होती है, लगभग उतने सालों से मैं एक मेंटोर के तौर पे हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या दर्द है, ऐसा क्या बच्चों में है, उसको मैं बगल से ही जा रहा था। तो मैं किसी यहाँ पे राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करने या विरोध करने के लिए नहीं रुका। मैं देखने के लिए रुका कि सच क्या है, मैं ये जानने के लिए कि मेरा परसेप्शन क्या है, इसके लिए मैं रुका था और आपसे मेरी मुलाकात हो गई। और जब मैंने देखा बच्चे सड़क पे सो रहे हैं बच्चे सारे। ये बच्चे अभी भी सड़क पे सो रहे हैं। मुझे नहीं पता ये बच्चे कितने हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के विशेष के कार्यकर्ता हैं, क्या हैं, दैट आई डोंट नो। बट मुझे इतना पता है कि इस लोकतांत्रिक देश में जब कोई बच्चा, उसकी जो सोच है, उसके जो मुद्दे हैं, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उनकी जो सोच है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कोई उनके, मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि उनके कंधे पे बंदूक रख के कोई तो नहीं चला रहा है। इसी को देखने, इसी को झांकने के लिए मैं आ जा रहा था। समझ में आया? अभी मैंने समझ नहीं पाया हूँ, मैं मौन था। बट बच्चों से मिला। चाहे मुझे आप ये बताओ सर कि जैसे ये सिर्फ आपको ये लगा कि ये सिर्फ नीट का मसला नहीं रह गया है, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम पे बात हो रही है इसमें? मैं डिफेंस एग्ज़ाम को डील करता हूँ। क्या आपने कभी सुना कि डिफेंस एग्ज़ाम में कोई पेपर लीक हुआ है? डिफेंस एग्ज़ाम मतलब इंडिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू जिसको मैं डील करता हूँ। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आर्म फोर्सेस के एग्ज़ाम में कोई पेपर लीक है, कभी आपने सुना नहीं होगा। हाँ, ये क्यों होता है बताओ जरा। उधर नहीं होता, इधर हो जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम की जो हमारी जो एग्ज़ाम की प्रणाली है, देश को आर्म फोर्सेस से सीखना चाहिए। इस वजह से, क्योंकि हम बच्चों पे इतना बर्डन डाल देते हैं, बच्चों को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव सिखाया जाता है। और ये कहीं ना कहीं बच्चों की गलती नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम, हमारा इको सिस्टम है, उसको हमें, मुझे लगता है, ये मेरा परसेप्शन है कि जो इको सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म होने चाहिए। बच्चों को सिर्फ क्या बोला जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ो और नीट का एग्ज़ाम दे दो। ऐसा क्यों? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। कोविड आपने देखा, डॉक्टर्स का रोल क्या था? क्या डॉक्टर्स का रोल सिर्फ ट्रीटमेंट करना था? नहीं। डॉक्टर ने पहली बार हाई ऑक्टेन सिनेरियो में, एडवर्स सिनेरियो में पहली बार ऐसा देखा जो किसी को नहीं पता था अगले दिन क्या होने वाला है, कितनी मौतें होने वाली हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या डॉक्टर को पता है? मुझे लगता है कि सिर्फ नॉलेज, ज्ञान के आधार पे हमारे एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। हमारे एग्ज़ाम की परीक्षा प्रणाली में थोड़े चेंजेस होने चाहिए। और उसका पूरा ब्लूप्रिंट मैंने शिक्षा मंत्री को एक चिट्ठी लिख के भेजा है। मैं प्रोपोगेट करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने एग्ज़ाम के रिफॉर्म्स किए हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, डिफेंस एग्ज़ाम में मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ। मैंने 2019 में सुप्रीम कोर्ट गया था। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्ज़ाम होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ।
नीट में जिसका स्कोर 350 से नीचे आता है उन बच्चों को मौका मिलता है। मिलिट्री आपने देखा होगा कभी, कमांड हॉस्पिटल, स्टेशन, मेडिकेयर सेंटर आप गए होंगे तो बीच कलर की यूनिफॉर्म में आपने कभी देखा होगा कि मिलिट्री नर्सिंग जो नर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। आपको ये पता है कि ग्रास रूट लेवल पे 2015 से उन बच्चों को बायो के बच्चों को जब हम जाते थे तो हम एनडीए कहते थे स्कूलों में। अपने गांव में अगर आप चले जाएंगे, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आप उत्तराखंड में चले जाएंगे तो बच्चों को लगता है कि यार बायो वालों के लिए क्या है, तो बायो वालों के लिए सिर्फ नीट है। वो कहते हैं अगर मुझे सेना में जाना है तो क्या है। तो मैंने उनको अपनी टीम के साथ 2015 से रिफॉर्म करके उनको ये बताया था कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक एग्ज़ाम होता है, उसका रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया, बट मैंने कभी उसको प्रोपोगेट नहीं किया। मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल शिक्षक के तौर पे रिफॉर्म करने के और कई तमाम तरीके हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ प्रोटेस्ट करना एक तरीका नहीं है, मुझे लगता है कि आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बट जैसे आप यहाँ पे आए, आप देख रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव को लेकर के बच्चे बात कर रहे हैं और जो उनकी मांगे हैं या जो जो मतलब मैं जब से देख पा रहा हूँ कि अब ये सिर्फ सीजेपी या फिर जो है किसी एक दल के आसपास का प्रोटेस्ट नहीं रहेगा। इसमें स्टूडेंट हैं, आप देखो ना, ये जो आए हैं ये दूर दराज के राज्यों से आए बच्चे हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं तो बस स्टैंड पे सो रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जैसे कभी शिक्षा भर्ती हुई तो गड़बड़ हो गई, कभी पटवारी भर्ती हुई तो गड़बड़ हो गई, कभी कुछ हुआ, मतलब अलग अलग राज्यों में ये ओवरहॉलिंग की एक ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम में कि मतलब ये जो सिर्फ एक तो समाज का पीयर प्रेशर, दो सवाल है मेरे आपसे। एक तो समाज का पीयर प्रेशर, माता पिता का पीयर प्रेशर कि ये नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ, और दूसरा जब वो करने के लिए जी जान से लगा देते हैं और तब पेपर लीक हो जाता है, तो आप तो बच्चों के बीच रहते हो तो उनकी मनोदशा कैसी होती है? आपने मनोदशा पूछा है तो बहुत ही हृदय विदारक जो चल रहा है। मतलब मैंने आपको बताया कि मेरे भी आंसू निकले थे, और एक शिक्षक के तौर पे आप समझ सकते हो हम लोग बड़े बड़े मतलब कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं था। हमने अपना जब इंस्टीट्यूट शुरू किया तो हमने कभी कुछ ऐसा, हमने 10 बच्चों को पढ़ा के अपना सिस्टम को शुरू किया था। जब कोई बच्चा रोता है, परेशान होता है, तो जो शिक्षक की पीड़ा होती है वो अकेले ही जानता है। वो उसको मतलब मैं अपने शब्दों में उसको शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही सेंसिटिव एग्ज़ाम को डील करता हूँ। मैं एनडीए, सीडीएस, आर्म फोर्सेस एग्ज़ाम को डील करता हूँ, जहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट के लीडर्स में प्रोड्यूस करता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आर्म फोर्सेस एनडीए एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा देश से अगर किसी संस्थान से बच्चे भेजता हूँ। इस बार 400 सीट के लिए मैंने 65 बच्चे भेजे हैं। गर्ल्स में 27 सीट हैं, जिसमें से 8 बच्चों को मैंने फाइनल रिकमेंडेशन दिया है। सबसे ज़्यादा बेटियाँ आर्म फोर्सेस में एनडीए में मैं भेज रहा हूँ। जो आपने पीयर प्रेशर की बात करी, अगेन मैं बोलूँगा कि ये बच्चों की गलती नहीं है। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं 10th क्लास 12th क्लास में हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? परसेंटेज तुम्हारा 95 आ जाए, 97 परसेंटेज तुम्हारा आ जाए। हम बच्चे को ये क्यों नहीं सिखाते कि बेटा शाम को जाओ खेल के आओ, हॉबीज़, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। मेरा यही मुद्दा है जो मैंने शिक्षा मंत्री जी को लेटर, देखिए ये व्यक्ति को रिज़ाइन करने की समस्या नहीं है, ये बच्चों का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए। बच्चों को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ एक इंसान को रिज़ाइन करके क्या बच्चों के सोल्यूशन को हम रिजॉल्व कर पाएंगे? क्या हम एक व्यक्ति विशेष को, मुझे लगता है व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। स्ट्रिक्ट मैं कह रहा हूँ कि जो भी इसमें डिफ़ॉल्टर आता है उस डिफ़ॉल्टर को आप स्ट्रिक्ट पनिश करिए, जिससे दोबारा कोई सोचे ना इस बारे में, पेपर लीक के बारे में दोबारा कोई सोचे ना, कि पेपर लीक की हिम्मत ना करे उसको। और मुझे लगता है हमारे, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी सरकार में आप देखिए, योगी सरकार में ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट काम कर रही है। अच्छी बात है कि गवर्नमेंट को एक अच्छा मैसेज मिलेगा इससे। मुझे लगता है गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का किसी को कोई राइट नहीं है। चाहे वो आज एक गवर्नमेंट है, कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी। इस पूरे प्रोसेस में इस बात को समझना चाहिए कि ये दोबारा रिपीट ना हो। इसके लिए गवर्नमेंट, आज शिक्षा मंत्री चेंज हो जाएगा, कल दूसरा आ जाएगा। क्या स्टेबल प्लान है हमारा? मैं स्टेबल प्लान भी आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरा स्टेबल प्लान क्या है, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो जवान लेवल पे हो, चाहे वो क्लर्क लेवल पे हो, चाहे वो ऑफिसर कार्डर लेवल पे हो, मुझे लगता है एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्या सेट होना चाहिए? हमें यहाँ सेना से सीखना चाहिए। क्या हर एग्ज़ाम पे आप सिर्फ उसको नॉलेज पे, ज्ञान के बेसिस पे उसको मत जज करिए। 100% आपको अगर जज करना है तो आप 50% उसको ज्ञान पे, नॉलेज पे आप करिए। 50% को आप डिवाइड करिए, 50% में आप इंटेलिजेंस टेस्ट डालिए। इंटेलिजेंस टेस्ट आप समझ रहे हैं, मतलब ये कि उसकी ट्रेनेबिलिटी कितनी है, उसका वर्बल रीजनिंग चेक करिए। मतलब हमारी 2 तरीके की एज होती है, एक मेंटल एज,
आपकी जितनी भी एज होगी वो क्रोनोलॉजिकल एज है, हमारी मेंटल एज कुछ और होती है और एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज। तो बच्चे का इंटेलिजेंस टेस्ट करिए, उसको 10% वेटेज दीजिए। नंबर 2, आप उसको पर्सनैलिटी असेस के लिए भी 10% या 15-20% जितना भी आपको लगे आप मानक तय करिए। पर्सनैलिटी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पर्सनैलिटी टेस्ट में आप इंडिविजुअल लेवल पे उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, मतलब वो मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली कितना बैलेंस पर्सन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना फिट है, वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, उस पर टेस्ट होना चाहिए, जिसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, जिसमें बच्चे को एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसे क्या वो लिख रहा है उसे समझ में आएगा। ये हर ऑर्गेनाइजेशन की एक नीड है। तो मुझे लगता है इंडिविजुअल पे पर्सनालिटी टेस्ट होना चाहिए। दूसरा, पर्सनालिटी टेस्ट में आप ग्रुप में भी पर्सनालिटी टेस्ट करिए कि क्या वो ग्रुप में कंफर्टेबल है कि नहीं। जैसे आप न्यूज़ पिंच जैसे ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, अब आप एज अ लीडर ये समझ रहे होंगे कि आपको टीम के बिना यू कैन नॉट रन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा हम सभी को एक छोटे भी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम में काम करना पड़ता है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक सेना का जवान हो, सेना का अधिकारी हो, वो हमेशा एक टीम में काम करता है। उसका 10% आप उसका स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए, 10% उसके लिए आप मार्क्स रखिए। अब इससे मैं फ़ायदा बताने वाला हूँ क्या होगा, और लास्ट में आप उसको 50% वेटेज इसका रखिए। और उसके अलावा लास्ट में आप, अगर वो बेल्ट जॉब है, मतलब पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस की जॉब है, तो आप उसको फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड ऑब्वियसली आप चेक करोगे। इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। आपने सुना होगा सुसाइड केसेस, किस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सुना है? इसी एग्ज़ाम में सुना है। नीट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? 12 तक के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। और छोटे बच्चों से, बिल्कुल सही आपने बोला, छोटे बच्चों से मैं एक और बात बोलूँगा। आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कौन सफ़र कर रहा है? मतलब मेंटल स्टेमिना एक ऑफिसर क्वालिटी होती है, हम इसको क्लासेस में पढ़ाते हैं। आप समझिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रोटेस्ट फेल हो जाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आप समझिए, जिसने आपकी 5 रील देखी, उस बच्चे ने बच्चियों को रोते हुए, वो अपने आप को कैसे संभालेगा? 17 साल 16 साल की एज में वो बच्चा या बच्ची, क्या वो एग्ज़ाम के लिए रीप्रिपेयर कैसे करेगा अपने आप को? उसका आप इमोशनल लेवल, उसका आप मेंटल लेवल आप समझिए। तो मेंटल स्टैमिना 16-17 साल के बच्चों का इतना नहीं होता है। मेरा यही सवाल है कि मैं फिर ये बोल रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट आप सिर्फ नीट के बच्चों के साथ अकेले एक जगह दीजिए, और सिर्फ इसमें नीट के बच्चे हों और कोई नहीं आएगा, एंट्री बैन होगी, कोई भी पॉलिटिकल अंदर एंटर नहीं करेगा, ये सक्सेस हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे आ रही है प्रॉब्लम? यहाँ आ रही है कि इसको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है, हर पॉलिटिकल पार्टी इसका क्रेडिट लेना चाहती है। इस वजह से ये कैंपेन जो है, ये प्रोटेस्ट हमारे बच्चों का है, ये डिस्टर्ब हो रहा है। बट एक बात बताओ, ठीक है वो सारी बात है, जो स्टूडेंट जुटे हुए हैं उन सबसे आप बहुत अच्छे सुझाव दे रहे थे कि ये सारे वेटेज भी देखने चाहिए। बट आपको नहीं लगता कि सोसाइटी को भी थोड़ा चेंज की ज़रूरत है? क्योंकि जो बच्चा इतना डर रहा है, मतलब आप, और दूसरी चीज़ कि आप तो कोर जेनजी बच्चों को डील कर रहे हो, आप इनके बिहेवियर को नोटिस करते हो कि ये बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरा बिहेवियर असेसमेंट का ही मैं मेंटोर हूँ, मैं साइकोलॉजी मेंटोर हूँ। मैं बच्चों के बिहेवियर को ही असेस करता हूँ। और बच्चे इनोसेंट होते हैं, बच्चों की गलती नहीं है, बच्चे प्यारे होते हैं, लवली होते हैं। हमारे घरों में बच्चे कैसे होते हैं? 15 साल के बच्चे को क्या पता होता है? उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बताइए कि शिक्षा मंत्री कौन है? उसको बस इतना पता है कि मेरा पेपर लीक ना हो। उसको इतना पता है कि जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मुझे कन्वीनियंस हो, और जो मुझे पढ़ाया गया वही आए, और फेयर प्रोसेस हो। बस बच्चे को इतना मतलब है। और जब वो 16-17 साल के बच्चों पे कोई फ़र्क पड़ता है, एक शिक्षक को फ़र्क पड़ता है। मुझे नहीं पता कि इस प्रोटेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, बट मुझे इतना पता है, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, अगर इसमें मैं कह रहा हूँ 10% बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये हमारे युवा हैं, ये देश का भविष्य हैं, दे आर फ्यूचर ऑफ द नेशन। और अगर ये बिखर गए, ये टूट गए, कौन ले जाएगा? आप समझिए, आज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनकी एज कितनी है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं आपको बाई नेम बता दूंगा। मैं सर्च करके आया हूँ कि उनके बेटे कौन कनाडा में पढ़ रहा है, किसके बेटे यूके में पढ़ रहे हैं, किसके बेटे कहाँ पढ़ रहे हैं। कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं जो यहाँ आए थे और उनके बेटे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि उनको यहाँ का दर्द, हमारे बच्चों का दर्द पता होगा? ये आप बताइए। तो ये बताओ आप कि चलो ठीक है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कोई भी प्रोटेस्ट होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो हर कोई अपना अपना वेटेज लेने के लिए, माइलेज लेने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरीके से बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, आप लोग भी देख रहे थे, आप लोग भी व्यथित थे। और हमारे किसी बच्चे पे लाठी जो पड़ी है ना, वो
मुझे ऐसा लगा जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। बच्चों पे लाठी, मतलब मैं अपने 12 साल के करियर में बता रहा हूँ, मैंने किसी बच्चे को ऐसे एक थप्पड़ भी नहीं मारा होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर मैं बच्चे को थप्पड़ मारूंगा तो बच्चा हर्ट हो जाएगा, क्या पता उस एग्ज़ाम की तैयारी वो दोबारा ना कर पाए। एक बच्चा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, एक बच्चा हिंदी मीडियम का है, मेरे पास सब तरीके के बच्चे आते हैं, दे आर फ्रॉम द डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, डिफरेंट डेवलपमेंटल, किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है। जब मैं स्कॉलरशिप देता हूँ बच्चों को, मतलब आप बिहार के वेस्ट चंपारण के जो ऐसे गांव से जो बच्चा कभी सेना में जवान नहीं गया, वहाँ से बच्चे सेना में अधिकारी बनने का ख्वाब लेके मेरे पास आते हैं। और मैं उनकी आंखों में जब सपने देखता हूँ तो मुझे लगता है वो मेरे सपने हैं। जब मैं उस पैशन से केवल पढ़ाता हूँ और मेरी टीम उस पैशन से पढ़ाती है। मेरा केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, बच्चे को मत डिस्टर्ब करिए। और मैं फिर मैं किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध या सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा केवल उद्देश्य ये है कि हमारे देश के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, इनको कोई टच ना करे। और ये देश का भविष्य है, ये बहुत अच्छा करेंगे, ये जंजीज हैं, ये इतना रिफॉर्म करेंगे, इनका जो मेंटल स्टेमिना आगे हम इनको थोड़ा ट्रेन करेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे ये। और हमें इनको थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनको डायरेक्शन सही देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है डायरेक्शन भी इनकी गलत जा रही है, इनके कंधे पे रख के कोई बंदूक ना चलाए। लास्ट में आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं आपकी जायज़ हैं और आप चाहते हो कि भाई रिफॉर्म हो, चीज़ें गड़बड़ ना हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। देखिए, मुझे भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को रिफॉर्म करना था। मैंने एक एग्ज़ाम का बताया, नीट के अम्ब्रेला में आता है, उस एग्ज़ाम का नाम है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मैं 2019 में, ऑन रिकॉर्ड है, मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया, अपनी बात को मैंने रखी और एग्ज़ाम को रिफॉर्म करने के लिए जो भरकस कोशिश हो पाई मैंने वो करी। लेकिन मैं अपने युवाओं को भी एक संदेश देना चाहता हूँ, जो बच्चे हैं उनको मैं एक लेसन देना चाहता हूँ। ये 16, 17, 18 साल की एज होती है। ड्रीम बिग इन लाइफ, मेक योर करियर मीनिंगफुल। अपनी जो जवानी है उसको आप भी, अभिनव पांडे नाम है, कैप्टन मनोज पांडे से आप मोटिवेशन लें, कैप्टन विक्रम बत्रा से मोटिवेशन लें। अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा है, हम मीनिंगफुल तरीके से काम करें। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए काम करें। और मुझे लगता है, मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं अपने आप को फील करता हूँ। शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपको जंजीज या यंग बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है तो आपने कोई अच्छे, आपके प्रारब्ध, मतलब माता पिता के जो कर्म हैं या मेरे कर्म हैं वो अच्छे हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि आई फील फॉर्चुनेट कि मैं उन बच्चों को डील करता हूँ। और आप इंडिया के सबसे ज़्यादा क्राउड को कवर करता हूँ, तो डिफरेंट हर स्टेट के बच्चे मेरे पास आते हैं। लेकिन अगर इस मुद्दे की बात मैं करूँ तो बच्चे जो हैं वो इनोसेंट हैं। बच्चों को हायर एजुकेशन पे फोकस करना, उनको अपनी स्किल पे काम करना चाहिए, उनको हायर एजुकेशन पे अपना काम करना चाहिए। बहुत अच्छा करेंगे बच्चे, बच्चों को कोई डिविएट करने की कोशिश ना करे। तो ये शिशिर सर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो भी टीचर आते हैं यहाँ पे, जैसे आपने देखा अलग सर का दिखे तो उनके साथ किया ये। अब जब हम ये वीडियो में वापस लौट रहा था, लेकिन सुबह सुबह मैंने देखा तो मैंने कहा यार, बच्चे जो है टीचर को सबसे ज़्यादा अपना दोस्त मानते हैं। तो अब देखो, ये जेनजीज का प्रोटेस्ट है, तो ऐसे गाना बजाना करके सुबह तक निकलते रहते हैं। तो ये सर मिले, मुझे लगा कि टीचर से बच्चे बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, टीचर की बहुत सुनते हैं। और ये टीचर भी क्या है कि बहुत हमारे टाइप, हम जब पढ़ते थे तो बुढ़ऊ टाइप के टीचर नहीं थे कि छड़ी लेके मार रहे हैं और ये वो, तो इनसे बड़ा रिलेट भी करते हैं, वो भाई दोस्त जैसा समझते हैं। तो ये अपील करेंगे तो इनकी बात ज़्यादा अच्छे से पहुँचेगी। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, अच्छा लगा बात करके। देखते रहे न्यूज़ पिंच, आप तक इस तरीके से जो भी यहाँ डेवलपमेंट होगा या जो भी महत्वपूर्ण आवाज़ें होंगी, न्यूज़ पिंच आप तक पहुँचाता रहेगा। मेरे साथी कैमरे के पीछे सुधांशु हैं, शुक्रिया।